आज़ादी के बाद वही हुआ भारत में, जमींदारी प्रथा समाप्त कर दी गई। ठीक है, लगान निश्चित हो गया, एक सहयोगी मिल गया भविष्य के लिए। ठीक है, यानी आप अंग्रेजों से लड़ने जाएंगे, अगर लड़ना है तो उससे पहले आपको जमींदारों से लड़ना है। यानी एक परत आ गई, परत के नीचे एक परत, इस रूप में समझे। ठीक, तो ये ढाल हो गए अंग्रेजों के, और ये सदैव अंग्रेजों का हित सोचने लगे कि अगर अंग्रेजों की सत्ता रहेगी तो हमारी भी सत्ता रहेगी, हम भी रहेंगे। इसलिए ये दिन रात इस प्रयास में है कि अंग्रेजों की सत्ता बनी रहे। 1857 की क्रांति जब आप देखेंगे उसमें यही हुआ, इन्होंने अंग्रेजों का ही सहयोग किया। ठीक है, अस्थायी बंदोबस्त में एक समस्या ये भी आई जमींदारों के लिए कि उन्होंने अपना पूरा धन जो उनके पास था खेती की सुधार में लगा दिया। लेकिन स्थिति यह हुई कि अगर अकाल पड़ गया या अन्य कोई समस्या आ गई तो क्या हुआ, जो उन्होंने धन लगाया था वो पूरी की तरह डूब गया। अस्थायी बंदोबस्त में बहुत से जमींदारों की स्थिति दयनीय हो गई। उसका कारण यही था कि उन्होंने अपना धन लगाया उसे और बेहतर बनाने के लिए, लेकिन परिस्थितियां अनुकूल नहीं रही, उनका सारा धन डूब गया और उनकी स्थिति दयनीय हो गई। ठीक है ना, इस व्यवस्था में किसानों की जो स्थिति थी वो सोचनीय हो गई। अंग्रेजों को जो लगान चाहिए वो निश्चित हो गया, जमींदार किसानों से अत्यधिक धन की वसूली करने लगा इस व्यवस्था के अनुरूप, क्योंकि उसको तो निश्चित धन देना है, लेकिन जो अत्यधिक मात्रा में वो पा रहा है उसमें से एक बड़ा हिस्सा उसके पास बच रहा है। यहाँ समस्या ये भी देखी गई कि जमींदारों ने अपने नीचे लोगों को एक पूरी व्यवस्था बना दी कि तुम धन वसूल करके, लगान वसूल करके मुझे दोगे। ठीक है ना, यानी वो व्यक्ति लगान वसूलेगा, जमींदार को देगा। तो उसने क्या किया, उसने और अत्यधिक लगान वसूलना शुरू कर दिया। जो समस्या आई, सबसे बड़ी समस्या आई अस्थायी बंदोबस्त में, अंग्रेजों को कोई बहुत विशेष लाभ हुआ हो इस व्यवस्था से, ऐसा भी नहीं कि बहुत चमत्कारिक लाभ हो गया हो इस व्यवस्था ने, ऐसा भी नहीं। ठीक है, हाँ ये निश्चित हो गया कि इतनी राशि लगान के रूप में मिलेगी, लेकिन जो फायदा था वो फायदा ये ले रहा था, अत्यधिक फायदा वो जमींदारों को हो रहा था, कंपनी को नहीं। ठीक ना, यानी अगर पैदावार बहुत अच्छी हो गई, बहुत ज्यादा धन मिला उससे, लेकिन वो तो फिक्स है ना कंपनी का कि इतना ही देना है, वो बढ़ा भी नहीं सकता, तो वो लाभ किसको गया, जमींदारों को। ठीक, महलवाड़ी में क्या था, इसमें किससे समझौता किया गया, ग्राम सभा। ठीक है, ग्राम सभा 1822 में यह पद्धति आई, ग्राम सभा से समझौता, यानी गांव का प्रत्येक व्यक्ति इसमें हिस्सेदार है। ठीक, और इसमें नंबरदार को प्रमुख बनाया गया, यानी उस क्षेत्र का प्रमुख व्यक्ति जो समझौते पे क्या करेगा, हस्ताक्षर करेगा, यानी पूरी ग्राम सभा के लिए इसे जिम्मेदार बना दिया गया, नंबरदार को, यानी उस गांव का प्रमुख व्यक्ति। ठीक है, जो लगान लिया जाएगा वो ग्राम सभा तो कहा गया, लेकिन ये है लगान इकट्ठा किया जाएगा और लगान कंपनी के खाते में जाएगा, ये तो तय हो गया। लेकिन यहां भी वही समस्या हुई अस्थायी बंदोबस्त के जैसी।
जो जमींदारों ने किसानों के साथ किया। नंबरदारों ने भी क्या किया, ये किसानों का शोषण करने लगे, यानी जो तय हुआ है उससे ज्यादा लेने लगे। समस्या ये है कि आपकी शिकायत सुनेगा कौन। समस्या ये है कि किसानों की शिकायत सुनने की व्यवस्था कंपनी ने नहीं की है। ठीक, कंपनी ने जो व्यवस्था बनाई है वो व्यवस्था ये है, इसी से आपको शिकायत करनी है। यानी जो व्यक्ति आपको लूट रहा है, आपको उसी से उसकी शिकायत। बात तो समझिए, ये परिस्थितियां सोचिए। कंपनी जो गवर्नर जनरल की परिषद है या गवर्नर जनरल है, अगर आप गवर्नर जनरल की शिकायत कर रहे हैं तो ऊपर चल के किससे करेंगे? बाद में सुधार हुआ न्यायालयों की, लेकिन अभी तक क्या स्थिति थी कि आपको गवर्नर जनरल की परिषद में शिकायत करना है, और उसका मुखिया कौन है? वो खुद। यानी जिस व्यक्ति की शिकायत आप कर रहे हो वही आपकी शिकायत को सुनेगा। यानी मैं मेरी शिकायत खुद सुनूंगा, तो निर्णय क्या करूंगा? तो कंपनी ने ये व्यवस्था ही नहीं बनाई कि अगर किसानों को कोई आपत्ति है, कोई समस्या है, तो वो शिकायत किससे करे? क्योंकि गवर्नर ने व्यवस्था बना दी ना। अब गवर्नर मिलेगा थोड़ी ना, उसके पास इतना समय है। आप भारत के प्रधानमंत्री से मिलना चाहें तो क्या लगता है तुरंत हो जाएगी मुलाकात? प्रोसेस है, उसका एक तरीका है। वो मिलेंगे, ये भी तय है। आप प्रयासरत हो, समस्या है तो मिलेंगे भी, ये भी निश्चित है। वर्तमान में लेकिन क्योंकि वो राजा नहीं है, वो आपके द्वारा चुना हुआ एक प्रतिनिधि है। ठीक, लेकिन यहां तो वो राजा अपने आप को समझ रहा है ना, कंपनी का अधिकारी, कि सब कुछ मेरा है, तो वो क्यों सुनने जाएगा? तो जो शिकायत है वो इसी से करनी है, और ये अपनी शिकायत क्यों सुने? तो महलवाड़ी व्यवस्था में जो व्यवस्था परिवर्तन की बात आई कि पूरे ग्राम सभा से व्यवस्था बनाई जाए, जितनी जिसके पास क्षमता है, जमीन है, उसके अकॉर्डिंग वो कर देगा, ये भी बात हुई। लेकिन नंबरदारों ने क्या किया? किसानों का शोषण प्रारंभ कर दिया। ठीक, तो ये तो आपके मध्य क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये सब के क्षेत्रों की बात है। पंजाब में रैयतवाड़ी व्यवस्था, थॉमस मुनरो, मद्रास के बड़ा महल, ठीक, यहां ये व्यवस्था बनाई थोड़े समय के लिए। थॉमस मुनरो ने एक आकलन किया कि क्यों ना सीधे किसानों से ही समझौता किया। और ये पहली बार हुआ भारत के किसी क्षेत्र में कि किसानों को भूमि का मालिक माना गया। भाई अभी तो जमींदार या ग्राम सभा, ठीक, अब ये पहली बार है कि किसानों को माना गया कि आप भूमि के मालिक हैं और आप ही लगान दो। तो बड़ा महल में जो उसने व्यवस्था बनाई भूमि कर की, उसको उसने 50% रखा शुरुआत में, 50%। भाई अब तो डायरेक्ट हम कर रहे हैं ना आपसे समझौता, अब तो बिचौलिया कोई नहीं है। जमींदारी प्रथा में या स्थायी बंदोबस्त में कंपनी और किसान ही दे रहा लगान, के बीच में कई बिचौलिए हैं। जमींदार को भी बिचौलिया मान लीजिए, और जमींदार के नीचे जो जितने लोग कर वसूल रहे हैं ये सब बिचौलिया हो गए। महलवाड़ी में नंबरदार बिचौलिया हो गया, और ऐसा नहीं है कि नंबरदार वसूल रहा है, वो भी अपने नीचे लोगों को रखा है। ठीक है, तो कंपनी का विचार है कि जब सीधे किसानों से हम बात कर रहे हैं तो आधा आधा। भाई पूरे जमीन का मालिक तो कंपनी ही है ना, उसका साम्राज्य है तो भूमि उसकी। जैसे वर्तमान में आप लोग मकान बनवाते हो, कहते हो ये भूमि मेरी, रजिस्ट्री होती है ना, लेकिन आपके यहाँ की भूमि का मालिक कौन है? आपकी राज्य सरकार। ये याद रखें, आप राज्य के अंतर्गत हैं, आपको अधिकार मिला है उसको खरीदने और बेचने का, लेकिन वो अधिकारी है।
अगर ऐसे जनता को ही अधिकार दिया जाए तो जो हाईवे पुल बनते हैं वो बनना बंद हो जाएंगे, कोई देगा ही नहीं। ठीक है ना? तो स्थितियां क्या है, यहां कह दिया 50%, यानी अब हम सब सीधे तुमसे लेंगे तो हमको 50% दो। लेकिन समस्या यह है कि पैदावार क्या उतनी हो रही है? आप ये कह सकते हो कि क्या दिक्कत है। मान लीजिए पैदावार 70% हुआ, मान लीजिए, तो 35 देना, आधा ही तो देना है, 35 दे देना है, आधा ही तो देना है। लेकिन आप ये नहीं सोच रहे हो कि उसका 30 घट गया। इस पहलू को भी सोचिए कि उसका 30 घट गया, और ये 30 कम नहीं है बेटा, ये 30 बहुत महत्वपूर्ण है। इस 30 से उसके घर का खर्चा चल सकता था, परिवार का भरण पोषण हो सकता था। तो क्या हुआ, ये भरण पोषण की व्यवस्था ही चली गई। ठीक ना? आप ये भी कहेंगे कि अभी भी तो 35 है, आप तो कहेंगे ना कि अभी भी तो 35 है। चलिए आप कह रहे हो कि 30, लेकिन 35 तो है। लेकिन उसने खेती करने के लिए जो कर्ज लिया था उसकी भरपाई कहां से होगी? ऐसा तो नहीं है कि उसके पास बहुत धन है अच्छी खेती करने के लिए। यहां यही तो कहा गया कि जब रैयत सीधे किसानों से समझौता होगा और मैं मान लूंगा कि ये भूमि किसानों की है, तो वो उत्साहित होंगे, हुए भी, और अच्छी खेती करेंगे, पैदावार बढ़ेगा। लेकिन अच्छी खेती करने के लिए, पैदावार बढ़ाने के लिए रकम भी तो लगानी है। क्या उतनी रकम किसानों के पास है? और अगर नहीं है तो वो कर्ज लेंगे, किससे? साहूकारों से, या नंबरदार भी आप कह सकते हैं, जो उस गांव का प्रमुख व्यक्ति हो, जिसके पास संपत्ति हो, धन हो। जाहिर सी बात, वहीं से लेंगे, और वो ऐसे ही दे देगा। आप बताएं, आप बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक एक व्यवस्था बनाई है, ब्याज। ठीक ना? ब्याज की व्यवस्था, जितनी रकम लेते हैं उतना ब्याज। और बैंकिंग सिस्टम में एक चीज देखिएगा कि पहले महीने से और 1 साल तक, लगभग 1 साल तक की व्यवस्था बैंक बनाता है। उसके बाद आप चाहे जमा कर सकते हो। लेकिन वो जो 1 साल की व्यवस्था बनाता है, इसी में सबसे ज्यादा ब्याज वो आपसे लेता है, मूलधन कम। बात समझ रहे हो आप, मैं जो कह रहा हूं? समझे आप कि नहीं? ये 1 साल का जो ब्याज का स्ट्रक्चर होता है ना, आज आधुनिक समय में किसी भी बैंकिंग प्रणाली में, इसी 1 साल में सर्वाधिक ब्याज आपसे लिया जाता है, मूलधन कम लिया जाता है। अगर ये है आपका जमा करने का प्रोसेस, तो इसमें ब्याज की स्थिति 6 से 7 हजार होगी, और 3,000, लगभग 3 से 3,500 आपका मूलधन जमा होगा। मूलधन यानी जो आपने पैसे लिए हैं, ये 3 से 4,000 रुपए वो उस धन में कटेगा, बाकी का बाकी ब्याज में जो कंपनी को आप दोगे या बैंक को आप दोगे। तो स्थितियां क्या है कि पहले वर्ष में बैंक या कोई भी कंपनी सर्वाधिक ब्याज आपसे वापस ले लेती है, क्योंकि उसे पता है कि हो सकता है 1 साल बाद आप क्या करो, पूरा का पूरा बंद करा दो। ठीक है ना? तो उसने क्या किया, लाभ ले लिया। ये तो पद्धति बनी, लेकिन यहां पे कोई पद्धति नहीं है, क्योंकि अमूमन जो गरीब वर्ग है या किसान वर्ग है वो अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है, उसने कभी विद्यालय को नहीं देखा, उसे नहीं पता कि ये जो साहूकार मुझे कर्ज दे रहा है वो किस रूप में दे रहा है, कितने ब्याज पे दे रहा है। लेकिन समस्या है तो लेना है। तो परिस्थितियां क्या हुई कि कर्ज को लिया और उस कर्ज को चुकाने में एक बड़ी रकम चली गई। जब हम उस 35% की बात करते हैं, जब हम ये कहते हैं आधा तो बचा उसके पास, लेकिन उस आधे में
इस आधे में बहुत बड़ा हिस्सा तो यहाँ चला गया, जो उसने कर्ज लिया था अपनी फसल को अच्छा बनाने के लिए। तो क्या हुआ उसकी स्थिति? उसकी स्थिति कहाँ बदली? अगर मुनरो ने ये व्यवस्था बनाई होती कि हम किसानों की कुछ मदद करेंगे, यानी सरकार किसानों की कुछ मदद करेगी आर्थिक रूप से, ठीक है, मान लीजिए नई फसल उगानी है, उसका एक्सपेरिमेंट करना है, तो सरकार धन लगाएगी, तब तो ये समझ में आता कि चलो हाँ सरकार पीछे खड़ी है। लेकिन यहाँ सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है। सरकार का मानना है कि मैंने तुम्हें भूमि का स्वामी मान लिया और जो पैदावार हो रही है उसका 50% आप मुझे दोगे। लेकिन ये जो समस्या आई, इसने किसानों की स्थिति को दयनीय कर दिया। तो क्या हुआ? इसने क्या किया? इसको 33% कर दिया, यानी 50 से 33%, 17% का किसानों को एक प्रकार से लाभ के लिए दे दिया। चलिए ठीक है, लेकिन तभी व्यवस्था में कोई विशेष अंतर थोड़ी ना हुआ। भाई आपने छूट दिया, लेकिन जहां से कर्ज लिया गया है क्या उसने छूट दिया है? उसका कर्ज तो बढ़ रहा है। अब इस चीज को समझिए कि आपने 100 रुपए लिया है और आपका ब्याज 15 रुपए बना, ठीक है ना? लेकिन जब आप ब्याज नहीं चुका पाए तो आपका धन कितना हो गया? अब इस पर ब्याज बनेगा। आप इस इकोनॉमिक्स को समझिए। यहाँ पे आप जो ब्याज नहीं चुका पा रहे हैं वो ब्याज आपके मूलधन में जुड़ गया। अब जितना मूलधन हुआ अब उसका ब्याज देना है। तो आप अगर अभी 10 रुपए नहीं दे पा रहे हो, ठीक, 10 नहीं दे पा रहे हो, तो आप 25 कैसे दोगे? समस्या तो ये हो गई ना। और जब आप 25 नहीं दोगे तो ये 25 फिर आके जुड़ गया, ये फिर आपके मूलधन में जुड़ गया। और जब मूलधन में जुड़ गया तो आपका मूलधन बढ़ गया और ब्याज भी बढ़ गया। इस इकोनॉमिक्स को समझिए। ये यहाँ के इनका अर्थ है, ठीक। तो किसान क्या हुआ? किसान ऐसी व्यवस्था में बच गया कि वो उससे कभी निकल ही नहीं पाया। वही नहीं, उसकी पुश्तें नहीं निकल पाई, क्योंकि जब ब्याज आपके मूलधन में जुड़ता जाएगा तो आपका ब्याज का जो स्ट्रक्चर है वो बढ़ता जाएगा, वो कभी घटेगा ही नहीं। और ये आवश्यक नहीं है कि अगले वर्ष आपकी फसल बहुत अच्छी हो, ये तो आवश्यक ही नहीं है। आज आप कैसे जान जाएंगे कि अगले वर्ष फसल बहुत अच्छी होगी? अगर दुर्भिक्ष आ गया, अकाल पड़ गया तो फसल तो नहीं हुई, लेकिन परिवार का पेट तो पालना है ना। तो आप फिर उसी व्यक्ति के पास जाएंगे और ब्याज लेंगे, ठीक। यानी जैसे आपकी रकम और बढ़ गई, और रकम बढ़ी तो समस्या भी बहुत बढ़ गई, और उस समस्या से आपको कभी छुटकारा नहीं मिला। तो यहाँ पे किसानों की स्थिति यही थी, ऋणग्रस्तता। इतिहास में इसे ऋणग्रस्तता कहा गया कि वो हमेशा ऋण से ग्रस्त थे, कभी उससे उन्हें मुक्ति नहीं मिली। तो ये 3 चीज का हो गया। अब अपने मूल टॉपिक से, लॉर्ड हेस्टिंग, विलियम बेंटिक एंड डलहौजी, ये 3 आज आपको कवर करना है। लॉर्ड हेस्टिंग 1813 में यह गवर्नर जनरल बन के भारत आया, और इसकी जो सबसे सुधारों में जो सबसे पहली व्यवस्था उसने की वो थी न्याय, ठीक। आपने इससे पहले देखा कि थानों की व्यवस्था की गई कॉर्नवालिस कोड में, और थानों का प्रमुख कौन होता था? दरोगा।
थानों में दरोगा और पुलिसकर्मी इसकी सहायता के लिए। न्यायिक सुधार में लॉर्ड हेस्टिंग ने जो पहला काम किया, उसने थानों में मुंसिफ की स्थापना की, पद की स्थापना की, मुंसिफ, ठीक है, जिसे वर्तमान में आप लोग मुंशी बोलते हैं, कचहरियों में है ना मुंशी, वही मुंसिफ। और इनको दिया कि ये 74 रुपए तक के मामलों की सुनवाई कर सकते हैं। 74 रुपए, ठीक है। जिलों में सदर अमीनों की नियुक्ति की। जो जिले के न्यायपालिका है उसमें सदर अमीनों की नियुक्ति की और इन्हें 100 रुपए तक के मामलों को सुनने का अधिकार है, ठीक, 100 रुपए तक के मामले। इस चीज का थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि इससे पहले कॉर्नवालिस कोड में चीजें अलग थी, ठीक ना। जो भी गवर्नर जनरल आया उसने कुछ ना कुछ चेंजिंग किया है। सदर अमीन की व्यवस्था और इसे कहा गया कि ये 100 रुपए तक के मामले सुन सकता है। आगे चल के इस धन को 500 कर दिया गया, यानी 500 रुपए तक के मामले वह सुन सकता है। ये थोड़ा उसने बढ़ा दिया। रजिस्ट्रार, कॉर्नवालिस कोड में आया था ये चीज। रजिस्ट्रार कहा गया कि 500 रुपए से जो अधिक के मामले हैं, 500 रुपए से अधिक के मामले वो रजिस्ट्रार को सौंप दिए जाएंगे, यानी उसके पास भेज दिए जाएंगे, ठीक है। यानी 500 रुपए या उससे अधिक के जो मामले हैं, जो मुकदमे हैं, वो रजिस्ट्रार को सौंप दिए जाएंगे, यानी उसे रजिस्ट्रार देते हैं। एक जो महत्वपूर्ण चीज कही गई, अभी तक के इतिहास में आप लोगों ने पढ़ा, चर्चाएं भी हुई, लेकिन एक चीज थोड़ी आप लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया, मिसिंग किया। जब न्यायाधीशों की बात आती है तो कोई अंग्रेज हो वो न्यायाधीश हो गया, ऐसा ही है। इससे पहले यही तो है भाई, अंग्रेज है तो ये मान के चलिए पढ़ा लिखा है, उसको ज्ञान है, और प्रशासनिक क्षेत्र का कार्य कर रहा है तो उसे कुछ ना कुछ ज्ञान तो जरूर हो गया, न्याय का भी, यानी उस क्षेत्र को भी वो देख रहा है। क्योंकि आपने देखा कलेक्टर को दोनों चीजें मिली थी, प्रशासनिक और न्यायिक, दोनों व्यवस्था है, ठीक है। लेकिन लॉर्ड हेस्टिंग ने व्यवस्था क्या बनाई कि 9 वर्ष का अनुभव, ये बहुत छोटी चीज नहीं है, इसका ध्यान दीजिएगा। 9 वर्ष न्याय करने का अनुभव, नौ वर्ष न्याय करने का अनुभव, उस व्यक्ति के पास 9 वर्ष न्याय करने का अनुभव होना चाहिए। यानी ये पहली बार आया कि योग्यता, अगर योग्यता का शब्द आया तो योग्यता क्या होनी चाहिए, इसकी बात हुई। एक चीज उसने और जोड़ दिया, 9 वर्ष न्याय का अनुभव होना चाहिए, ठीक है। इसमें तो कोई भी हो सकता है भाई, आप तो ये कह सकते हैं कि जरूरी नहीं कि वो न्यायाधीश ही हो। न्याय का अनुभव, न्याय का अनुभव का तात्पर्य कि उस न्याय व्यवस्था में कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति हो सकता है। अगर उसे 9 वर्ष का अनुभव हो तो बना दीजिए, लेकिन एक पैरा उसने और जोड़ दिया इसमें कि 4 वर्ष प्रांतीय न्यायालय में वह कार्यरत हो, ठीक ना।
ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति आ जाए कहे कि नहीं नहीं मुझे तो अनुभव है 9 वर्ष का, इसलिए मुझे जज बना दिया जाए। तो उसने एक व्यवस्था कर दी कि 4 वर्ष प्रांतीय न्यायालय में वह कार्यरत हो। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको ये व्यवस्था दे दी गई है कि आपको अनुभवी होना आवश्यक है। ठीक है, यानी आपने कार्य को किया है। आप किसी भी प्राइवेट फर्म में जाते हैं तो पूछता है अनुभव, पूछता है ना। बहुत सी टेक्निकल नौकरियां हैं भारत में जिसमें अनुभव पूछा जाता है कि आपके इसके बारे में क्या अनुभव है। जो आपके आईटीआई के कोर्स, आईटीआई का मार्कशीट मांगा जाता है ना, या पॉलिटेक्निक का, वो वही तो है, व्यावसायिक शिक्षा ही तो है। आप किस ट्रेड में जा रहे हो, उस ट्रेड में आपने पढ़ाई की है कि नहीं। ठीक, तो लॉर्ड हेस्टिंग कह रहा है कि आपको न्यायाधीश बनना है तो आपने किया है कि नहीं किया है, ये तो बताओ। तो एक व्यवस्था बना दी, 4 वर्ष प्रांतीय न्यायालय में कार्य। ठीक, मजिस्ट्रेट, इन्हें भी न्याय करने का तो अधिकार था, लेकिन सजा देने का अभी तक अधिकार नहीं था। मजिस्ट्रेट भी न्याय करते थे, लेकिन कोई बहुत सजा दे दे, बहुत बड़ी सजा की कार्रवाई कर दे, ऐसा कुछ नहीं था। लॉर्ड हेस्टिंग ने क्या किया, 30 बेते, बेते का मतलब समझ नहीं, बेत, छड़ी, ठीक है, 30 बेते। अगर आप हिंदी में बोलेंगी तो बेत बोली जाती है। 30 बेते, ये सजा देने का अधिकार दे दिया कि मजिस्ट्रेट 30 बेतों की सजा दे सकता है। ठीक, ये चीज किया उसने। एक और महत्वपूर्ण कार्य, इससे पहले कहा गया था, जो भी गवर्नर जनरल थे जिन्होंने सुधार किया, उनका यह था कि भारतीयों को अधिक से अधिक रखा जाए नौकरियों में। उसके पीछे एक ही तर्क था कि उनके पास वो क्षमता नहीं थी, यानी अंग्रेजों की इतनी बड़ी फौज नहीं थी कि उसे लाया जाए, काम लिया जाए। और अगर अंग्रेजों को लाया जाए इंग्लैंड से तो उन्हें अत्यधिक वेतन देना पड़ेगा, भत्ता भी देना पड़ेगा। भारतीयों में क्या था, वेतन कम था, ठीक, और ना भत्ता मिलता था। क्योंकि आप अपना देश छोड़ के थोड़ी ना आए हैं, आप तो अपने ही क्षेत्र में हैं। काम खत्म करने के बाद अपने घर चले जाते हैं तो कैसा भत्ता, भत्ता उसी को मिलता था जो अपना घर बार छोड़ के या अपना राष्ट्र छोड़ के आया हो, यानी अंग्रेजों को। तो इन्होंने क्या किया, वेतन में वृद्धि कर दी। ये पहली बार हुआ कि भारतीयों के वेतन में वृद्धि की गई। इससे पहले भारतीयों को रखने की बात कही गई। ठीक, महलवाड़ी रैयतवाड़ी व्यवस्था जो मैंने कहा, इसके कार्यकाल में, यानी जो इसका कार्यकाल है उसमें इसकी प्रक्रिया शुरू हुई, महलवाड़ी और रैयतवाड़ी की। क्योंकि आप उसके कार्यकाल को देखिए, 23 और 22 में महलवाड़ी व्यवस्था आई, और यही काल है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था भी आई। ठीक है, बंगाल कृषक एक्ट 1822, इसमें क्या था, मौसमी किसान, अब मौसमी किसान कौन है, मौसमी किसान एक नया शब्द आया, अभी तक किसानों की बात आ रही है। मौसमी किसान कौन, हाँ बिल्कुल सही आपने कहा, मौसम के हिसाब से
मौसमी किसान यही कि मौसम के हिसाब से जो किसान एक मौसम में, ऐसा तो नहीं है कि आपका जो क्लाइमेट है भारत में हर जगह अलग अलग है, हर जगह अलग अलग है। कुछ सब्जियां आप अनुभव कराइए, कुछ सब्जियां ऐसी थी जो केवल ठंडक में ही मिलती थी, गर्मियों में नहीं। अब हमेशा हमेशा मिलती है ना। क्यों? क्योंकि आपका जो क्लाइमेट है भारत का वो अलग अलग चेंज है। जो सर्दियों की चीज है वो कहीं ना कहीं किसी क्षेत्र में जरूर हो रही है, पहाड़ी क्षेत्रों में, क्योंकि वहाँ का मौसम, आपके यहाँ गर्मी जब रहती है तो वहाँ पे हल्की ठंडक रहती है, ठीक है ना। तो स्थितियाँ क्या हुआ कि मौसमी किसानों को उनके भूमि का स्वामी मान लिया इसने। भाई एक मौसम में वो फसल उगाते थे और बाकी में कुछ भी नहीं। ऐसे बहुत सी जगह है कि वर्षा ऋतु में वो पूरी के पूरे खेत डूब जाते थे बारिश में, ठीक है। यानी पूरी की पूरी बहुत बड़ा क्षेत्र बारिश में डूब गया। केवल एक ही सीजन मिला फसल उगाने का, उसे भी मौसमी मानिए, क्योंकि दोनों समय में नहीं हो पाया। तो उसने क्या किया कि मौसमी किसानों को उसने भूमि का स्वामी मान लिया और कहा उसने कि विशेष परिस्थितियों में, अगर कोई विशेष परिस्थिति आ गई, किसकी? कंपनी की, शासन की, तो लगान में वृद्धि नहीं की जाएगी। लगान में वृद्धि नहीं की जाएगी। एक उसने मौसमी किसानों के लिए व्यवस्था दे दी कि अगर कोई विषम परिस्थिति आती है तो लगान में वृद्धि नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो तो एक ही मौसम में फसल उगा रहा है ना, ठीक। एजुकेशन में, शिक्षा में उसने क्या किया? शिक्षा में उसने किया सरकारी खर्च पे सरकारी खर्च पर पाठशालाओं का निर्माण करा, सरकारी खर्च पे, ठीक। बंगाल में अंग्रेजी के प्रचार हेतु उसने कॉलेज खुलवाए, ठीक है। इससे पहले के गवर्नर जनरल ने भी यही किया था, अंग्रेजी का प्रचार। इसने भी क्या किया? कॉलेज और स्कूलों को खुलवाया अंग्रेजी के प्रचार हेतु, ठीक। इसके कार्यकाल में एक जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य हुआ वो थी प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता। भारत में जब पुर्तगाली आए तो उन्होंने भारत को एक चीज दिया, वो था प्रिंटिंग प्रेस, ठीक ना। एक नवीन चीज दिया उन्होंने, प्रिंटिंग प्रेस। तो ये ध्यान रखिएगा कहां से आया प्रिंटिंग प्रेस, क्योंकि प्रेस की बात अभी आ रही है, इससे पहले नहीं आई। प्रेस की स्वतंत्रता यानी अखबारों को इसने स्वतंत्र रखा, कुछ छूट दिया। ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा दे दिया, इसने कुछ छूट दिया कि आप जो भी न्यूज में आप व्यक्त करेंगे वो कंपनी के विरुद्ध ना हो, यानी उससे कंपनी को कोई अहित ना हो। इसी शर्त पे उसने स्वतंत्रता दी है, ठीक है। और आपके उसमें इसकी क्या भूमिका है आपको पता ही है, प्रेस की भूमिका, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन में प्रेस की भूमिका पूछी जाती है, ठीक। ये हो गया लॉर्ड हेस्टिंग्स। अगला आपका है लॉर्ड विलियम बेंटिक, 1828 से 1835।
भारत में लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है भारतीयों के दृष्टिकोण से। ठीक है, चलिए आर्थिक सुधार। क्योंकि विलियम बेंटिक ने खर्चों में कटौती का कार्य किया, जो चीजें उससे पूर्वत लोगों ने किया, लेकिन वो हुआ नहीं। रेगुलेटिंग एक्ट में ये बात कही गई खर्चों में कटौती की, कि खर्चों में कटौती हो, लेकिन वारेन हेस्टिंग ने बहुत ज्यादा इसको प्रेफरेंस नहीं दिया। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इस पर रोक लगाई। ठीक है, अनावश्यक पद, इसकी चर्चा हुई थी, पदों का अंत, अनावश्यक पद। ठीक, अनावश्यक पदों का अंत तो किया गया था, लेकिन ऐसे बहुत से पद थे जिन्हें छोड़ दिया गया था, जो सगे संबंधियों के लिए थे। लेकिन लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या किया, उन सभी पदों को समाप्त कर दिया। ठीक है, भत्तों की समाप्ति। भत्ता, अभी चर्चा हुई थी भत्ता की। ठीक, आप जब अपने क्षेत्र से किसी दूसरे क्षेत्र में गए हैं तो आपको भत्ता मिलता है, अलाउंस। ठीक, और खासकर प्राइवेट कंपनियां ज्यादा देती हैं, कुछ सरकारी विभाग भी देते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मैक्सिमम प्राइवेट कंपनियां ज्यादा देती हैं। ठीक, जो भत्ता दिया जाता था ब्रिटिश सैनिकों को या अधिकारियों को, इसका खर्च बहुत आता था। ठीक, तो बेंटिक ने इसमें रोक लगाने के लिए क्या किया कि 400 मील बंगाल में ये परिक्षेत्र बना दिया कि 400 मील का परिक्षेत्र, इसके अंतर्गत जो भी सैनिक या अधिकारी हैं उनके भत्तों को इसने क्या किया, समाप्त कर दिया। आप चीजों को सोचिए कि जहां जिस परिक्षेत्र को लिया है उसी परिक्षेत्र में सैनिक और सैनिक अधिकारी है भी मैक्सिमम। ठीक ना, ये कम भी हो सकता था। आप किसी अंक को अगर लीजिए तो कोई अंक वही क्यों रखा गया, वो अंक ऊपर नीचे भी हो सकता था ना, ये 500 भी तो हो सकता था, लेकिन दायरा उतना लिया जितने में सब आ जाए बंगाल में, और सारे आ गए, यानी एक बड़ी संख्या आ गई। उसने क्या किया, भत्तों को समाप्त कर दिया। कॉर्नवालिस ने क्या किया था, न्यायालयों की एक कड़ी बना दी थी। ठीक है ना, और जितने भी लोग आए उन्होंने क्या किया, कुछ उसमें कुछ ना कुछ वृद्धि कर दी। बेंटिक ने क्या किया, अनावश्यक जो न्यायालय थे उन्हें समाप्त कर दिया। जो अनावश्यक न्यायालय थे, बेमतलब के, जिनका कोई काम नहीं था, उनको उसने क्या किया, समाप्त कर दिया। पदों पर, जो पद हैं उन पर भारतीयों की नियुक्ति। भारतीयों की नियुक्ति, इसको करने का फायदा क्या हुआ बताएं, इसको करने का फायदा क्या हुआ? बस एक ही शब्द है बेटा, बचत। आप विलियम बेंटिक के कार्यकाल के सुधारों को पढ़ें, जो उसने भारतीयों के लिए किया वो तो ठीक है, बहुत अच्छा काम किया उसने, लेकिन जो कंपनी के लिए किया सुधार, उसमें उसका एक ही मूल सिद्धांत था, बचत, कि कितना बचा लिया जाए। तो भारतीयों की नियुक्ति से क्या हुआ, ठीक, जमींदारों के क्षेत्रों या रियासतों को कह लीजिए, उसका अपहरण। अपहरण का मतलब है छीन लेना। उसने क्या किया,
कि जो जमींदारों की रियासतें थी उनका अपहरण कर लिया। ठीक, कैसे? मान लीजिए कोई रियासत है और उसके शासक की मृत्यु हो गई, क्योंकि डलहौजी में व्यक्तिगत सिद्धांत आएगा, वहां भी यही चीज रहेगी। मृत्यु हो गई और संतान नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या किया उसने? उस रियासत को जब्त कर लिया। इसको विस्तृत पैमाना डलहौजी ने दिया। जब डलहौजी का व्यक्तिगत सिद्धांत आप पढ़ेंगे, ठीक है ना? चलिए, अभी तक इतिहास में आपके करयुक्त भूमि आपने सुना, लेकिन बेल्टिक के शासनकाल में करमुक्त भूमि आई। करमुक्त भूमि कौन? जो उपहार में या दान के रूप में दी गई हो शासकों द्वारा, अंग्रेजों द्वारा नहीं, रियासत के शासकों द्वारा, ठीक है, जिसे भी दी गई हो उपहार के रूप में या दान के रूप में, ऐसी भूमियों पे भी उसने क्या किया? कर लगा दिया। और ये बहुत सीमित नहीं है, ये बहुत ज्यादा है। ये व्यवस्था बहुत बड़ी है। करमुक्त भूमि उसने क्या किया? इसे भी टैक्स के दायरे में ले आया कि अब ये भूमि भी, यानी इनसे भी कर लिया जाए, ठीक है ना? उत्तर पश्चिम प्रांत, अगर मैं उस काल के नहीं वर्तमान में पूछूं तो ये किस क्षेत्र को आप कहेंगे? उत्तर पश्चिम प्रांत, ध्यान दीजिएगा, जो उत्तर में भी हो पश्चिम में भी हो। जहां आप लोग बैठे हैं उत्तर प्रदेश, सुना है इनका नाम? राजा टोडरमल। राजा टोडरमल की भू राजस्व व्यवस्था आप पढ़ेंगे अकबर में। तो राजा टोडरमल की जो भू राजस्व व्यवस्था थी, इसने क्या किया? विलियम बेंटिक ने इसका अध्ययन किया और इसी के प्रारूप के अनुसार उत्तर पश्चिम प्रांत में भू राजस्व व्यवस्था की व्यवस्था बनाई। आप समझिए, इतिहास में भू राजस्व व्यवस्था में राजा टोडरमल की जो भू राजस्व व्यवस्था है, इसका लोग अध्ययन करते हैं, ठीक है? जो शोधार्थी है इसका अध्ययन करते हैं। अगर भू राजस्व के क्षेत्र में जो शोध करता है, ये इसका अध्ययन करता है कि इस व्यक्ति ने कैसी व्यवस्था बनाई है। पहली बार नाप आया था यहाँ पे, खेती का नाप करना, खेत का नाप करना, पैमाइश जिसे आप बोलते हो, यही आया था पहली बार पैमाइश का, ठीक है? आप देखिए, आपके यहाँ ग्राम प्रधान आता है तो एक छोटी सी स्केल रहती है उसके पास, बहुत छोटी सी, मैप पे रख के वो, अब जो भी भाषा में आप बोलते हो, वो पैमाइश का एक आंकड़ा बना। ठीक, टोडरमल ने भी नाप, यानी खेती के नाप पैमाइश के लिए एक विशेष पद्धति बनाई थी। ठीक, उसी पद्धतियों का यहाँ अध्ययन किया गया और उस अध्ययन के द्वारा क्या हुआ कि लगान निश्चित किया गया इस क्षेत्र में। आप जितने भी गवर्नर्स को पढ़ेंगे, गवर्नर जनरल्स को पढ़ेंगे, प्रशासनिक सुधार और न्यायिक सुधार दोनों जुड़े हुए, यानी दोनों अलग नहीं है, कुछ ना कुछ उन्होंने इस पे किया ही।
1829 में न्याय सुधार में देखिए 1829 में उसने क्या किया, प्रांतीय न्यायालयों का अंत कर दिया। ठीक है, यानी इस चीज को उसने माना कि अब ये बहुत आवश्यक नहीं है, तो इसे समाप्त कर दिया गया। बंगाल को डिवीजनों में बांट दिया, यानी बंगाल का जो क्षेत्र है उसे 20 भागों में, डिवीजन का मतलब 20 भागों में बांट दिया और प्रत्येक भाग को कमिश्नर के अधीन कर दिया। एक नए पद का सृजन हुआ, कमिश्नर, अभी भी है ना, यहीं से आया। आपके क्षेत्र में मंडल में एक कमिश्नर होता है, पता है आपको? ये विलियम बेंटिक की देन है। ठीक, कमिश्नरों की नियुक्ति किया उसने, यानी हर डिवीजन में कमिश्नर कर दिया जो उस ब्लॉक का यानी उस क्षेत्र का कार्यभार देखेगा। ठीक है, न्यायाधीशों के अधिकारों में वृद्धि कर दी। ठीक, न्यायाधीशों के अधिकार क्या किया इसने, बढ़ा दिया। अब न्यायाधीश 2 वर्ष सश्रम दंड दे सकते थे, 2 वर्ष का, यानी श्रम, सश्रम मतलब है श्रम करना है। ठीक है ना, ठीक। न्यायालय में अभी तक क्या है, अंग्रेज न्यायाधीश है, तो भाषा क्या होगी, अंग्रेजी। और कार्य कैसा हो रहा है, अभी भी आप अगर वर्तमान समय में भी कोई चीज लिखवाइए तो उसमें फारसी भाषा का प्रयोग यानी उर्दू की भाषा का प्रयोग होता है। ठीक है ना, अभी तक जो मूल था वो ये है, जो न्याय पद्धति में चल रहा है, क्योंकि इस्लाम का शासन था भारत में और इस्लाम की पद्धतियां चल रही थी न्याय में भी, और फारसी भाषा महत्वपूर्ण थी। तो विलियम बेंटिक ने क्या किया, क्योंकि फारसी भाषा और समझने में बड़ी समस्या है, फारसी भाषा समझने में बड़ी समस्या है, तो उसने क्या किया कि जो देसी भाषा है इसको इंक्लूड कर दिया न्यायालयों में, कि अब न्यायालय की जो कार्यविधि होगी वो देसी भाषाओं में भी सुनिश्चित की जाएगी। ठीक, एक चीज, अफीम की खेती, अफीम किस लिए प्रयोग किया जाता है, अफीम नशे के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक, आज भी, उस समय भी, आज भी विलियम बेंटिक ने इसकी खेती को और उन्नत बनाया, यानी और प्रोडक्शन हो। क्यों? क्योंकि जो इसके व्यापार को करते थे उनको इससे अत्यधिक लाभ होता था। तो विलियम बेंटिक ने क्या किया, अफीम की खेती को प्रोत्साहन देना शुरू किया, जिससे कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा हो। ठीक है, चलिए एक ये चीज आई तो मैंने कहा कि आपको बता दूं। न्यायालय की सुधार की बात है,
कानूनों का नियमबद्ध होना। जो अगला काम उसने किया, कानूनों को उसने क्या किया, नियमबद्ध कर दिया। ठीक है, आप किस प्रक्रिया द्वारा कैसे, यानी कौन कौन प्रक्रियाओं द्वारा आप आगे बढ़ेंगे, उसको उसने क्या किया, सूचीबद्ध कर दिया, नियमबद्ध। 1831 में कानून पारित कर उसने क्या किया, भारतीयों को उच्च पदों पर भी बैठाने लगा। यानी उच्च पदों के रास्ते इस कानून द्वारा उसने भारतीयों के लिए खोल दिए। अभी तक भारतीयों को उच्च पद नहीं प्राप्त होता था, वो कितने भी योग्य हों। ठीक है, लेकिन विलियम बेंटिक ने 1831 में कानून पारित किया और भारतीयों को भी उच्च पद प्रदान करना शुरू कर दिया गया। अब क्या नाम हो गया, इलाहाबाद में सदर दीवानी और सदर निजामत अदालत की स्थापना की गई विलियम बेंटिक द्वारा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय जो अभी भी मौजूद है। ठीक है, न्यायालय में जूरी प्रथा। जूरी क्या है, जूरी प्रथा न्यायाधीशों की टीम। अभी तो टीम की बात ना करिए, ठीक, बात समझिए मेरी, अभी उस टीम की बात ना करिए। आप कहिएगा 5 न्यायाधीश। न्यायाधीश की मदद के लिए अंग्रेज और भारतीय वो जूरी के रूप में होते। उसमें भारतीयों की संख्या ज्यादा भी हो सकती थी, कम भी हो सकती थी। वो सहयोग के लिए, ये आवश्यक नहीं है कि न्यायाधीश जूरी के परामर्श से सहमत ही हो। बात को समझिए, निर्णय तो न्यायाधीश को देना है, लेकिन जूरी का महत्व इसलिए बनाया गया कि जूरी उस मत पर न्यायाधीश को परामर्श देगी। ठीक ना, लेकिन इसमें जूरी में जो संख्या रखी गई वो अंग्रेजों की ही अधिक है, भारतीयों की कम, लेकिन भारतीयों की है। इस तथ्य को समझे, जहां एक तरफ ये कहा गया कि भारतीय उस योग्य ही नहीं है कि इन्हें प्रशासन में रखा जाए, तो वहां कम से कम विलियम बेंटिक ये सोच तो रहा है कि भारतीयों को भी रखा जाए, ये योग्य हैं, ये कर सकते हैं। उसके पीछे तर्क चाहे जो, तर्क में बचत ही आया कि वो धन बचाना चाहता था कंपनी का, वो चाहे जो तर्क, लेकिन कम से कम उसने इस बारे में सोचा तो, इम्प्लीमेंट तो किया इस चीज को। चलिए आगे बढ़िए। शिक्षा में सुधार। शिक्षा में देखिए, शिक्षा में 2 पद्धतियां आई। एक पद्धति आई फर्स्ट और दूसरी आई, ये बड़ा मुद्दा है एजुकेशन में कि आखिर भारतीयों की शिक्षा हो कैसी। ठीक, ये 2 अंग्रेज अधिकारी हैं जिनके विचार हैं, ठीक ना। विल्सन का ये मानना है कि भारतीय भाषाओं द्वारा ही शिक्षा दी जाए। ठीक, उसमें बहुत छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वही मत है कि हम उसमें जितना जाएंगे हमको क्या करना होगा, उतना ही खर्च करना होगा। इस बात को समझिए, हम जितना जाएंगे उतना ही खर्च करना होगा। तो एक आसान वैसे ही रहने दिया जाए, क्योंकि आपको एक ढांचा खड़ा करना पड़ेगा।
पूरा एजुकेशन सिस्टम का एक ढांचा करना पड़ेगा। अगर आप परिवर्तन कर रहे हो तो आपको नए सिरे से करना पड़ेगा, और नए सिरे से करने में लोगों की क्षमता भी लगेगी और धन भी लगेगा। ठीक, ये तो विल्सन का मानना था। ट्रेविलियन, उसका मानना था कि नहीं, जो शिक्षा पद्धति हो वो अंग्रेजी हो। ठीक ना, इसमें कहीं कोई शंका की बात नहीं हो। उसने कहा ये ऐसा ना करिए कि सबको मिक्सअप कर दीजिए, ऐसा नहीं, एक ही पद्धति को अपनाइए। ठीक, जो गवर्नर जनरल की परिषद का विधि सदस्य था, इसने भी इस पद्धति पर अपना समर्थन दिया। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति। ठीक, जो लोग एजुकेशन में पढ़ते हैं, एजुकेशन में वहाँ पे है शिक्षा में जब सुधार, ब्रिटिश काल में क्या हुआ तो वहाँ पे आता है लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति। इसमें क्या कहा गया, लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा को प्रेफरेंस दिया, इसके महत्व को कि यही हो, और उसके पीछे उसने तर्क भी रखा कि अगर भारत में कंपनी की जड़ें मजबूत रखनी है तो यहाँ के लोगों को अपने जैसा बनाना होगा। बात को समझिएगा। और अपने जैसा हम बनाएंगे कैसे? या तो उन्हें पूरी तरह बदल दीजिए, या तो उनकी मनोवृत्ति को, बुद्धि को बदल दीजिए, उस बुद्धि को, मनोवृत्ति को अपने जैसी बना दीजिए। और वो होगा कैसे? जब आप उन्हें अंग्रेजी शिक्षा देंगे, जब वो अंग्रेजी के महत्व को समझेंगे। ठीक है, और एक बार अगर वो समझ गए तो उनके सोचने समझने की क्षमता हमारे जैसी हो जाएगी, और वो कभी हमसे ये नहीं कहेंगे कि हमें तुमसे आज़ादी। भाई अब तो वो हमारे जैसे हो गए ना। केवल पहनावा, खान पान और संस्कृति अलग है, लेकिन बोलचाल, जो पहनावा चेंज होगा उस पद्धति के बाद, वो सब तो हमारे जैसा हो जाएगा। यानी सोच हमारे जैसी हो जाएगी। भले से वो कुर्ता पैजामा पहनता हो, लेकिन उसकी सोच अंग्रेजों जैसी होगी। तो वो कभी हमसे नहीं कहेगा कि हमें तुमसे आज़ादी चाहिए या तुम यहाँ से जाओ। वो हमसे घुल मिल जाएगा। जैसे वो अपनी संस्कृति में घुले मिले हैं, वैसे इस संस्कृति में घुल मिल जाएंगे और हमारे जैसे हो जाएंगे। इस पर मैकाले का बड़ा जोर था, क्योंकि ये जो पद्धति आई, विलियम बेंटिक ने इसी पद्धति को माना। ठीक है, लेकिन ये जो पद्धति आई, आप जब शिक्षा में सुधार की बात करते हैं कि भारत में ब्रिटिश काल में शिक्षा में जो सुधार हुआ कि अंग्रेजी लिया जाए या भारतीय लिया जाए, ये यहाँ जाके स्पष्ट हुआ विलियम बेंटिक के काल में कि नहीं, अंग्रेजी शिक्षा हो। लेकिन इससे पहले क्या था? एक आता है ये पूछा जाता है। ठीक है, लोग मैकाले पे विशेष जोर देते हैं, छनाई का सिद्धांत, जिसे कहा निस्यंदन का सिद्धांत। भारत में शिक्षा पद्धति कैसी हो? दीवानी मिलने के बाद, शासक बनने के बाद एक समस्या है कंपनी के सामने कि एजुकेशन पॉलिसी क्या हो। तब एजुकेशन पॉलिसी आई निस्यंदन का सिद्धांत, यानी छनाई का सिद्धांत। ठीक है, छनाई का मतलब क्या? कि उन भारतीयों को प्रोत्साहित किया जाए, यानी भारतीयों को प्रोत्साहित किया जाए, एक लंबी कड़ी भारतीयों को जिन्हें शिक्षित किया जाए। ठीक है, एक लंबी कड़ी भारतीयों को जिन्हें शिक्षित किया जाए, और फिर इनके द्वारा नीचे के लोगों को शिक्षा दी जाए।
हमने क्या किया, हमने 100 लोगों को शिक्षित कर दिया। अब ये अपेक्षा कर रहे हैं कि ये 100 लोग अपने नीचे वाले को, यही निस्यंदन या छनाई का सिद्धांत है, ठीक। क्योंकि यहां कहा गया कि शिक्षा बूंद बूंद टपकती हुई नीचे के लोगों तक पहुंचेगी। किसके द्वारा? इन भारतीयों द्वारा जिन्हें शिक्षित किया गया है। इसीलिए इसे छनाई का सिद्धांत कहा गया, ठीक है ना। चाय को देखिए, आप लोग छानते हो ना, और चाय की जो पत्ती या और अन्य मटेरियल रह गया छन्नी में, उन्हें आप यही समझिए ये जो ज्ञान लिए हैं, और जो टपका है वो नीचे तक पहुंच गई एजुकेशन, यानी जो चाय आप पीते हैं उसे शिक्षा मान लीजिए, वो बाकी भारतीयों को मिल गई। आसान शब्दों में ऐसे समझिए, ठीक है। तो मैकाले ने किस पे जोर दिया? मैकाले ने इस बात पर जोर दिया कि नहीं, अंग्रेजी शिक्षा हो, क्योंकि जब तक हम विचारधारा नहीं बदलेंगे तब तक हम टिक ही नहीं सकते। अगर आप जिस समाज में रहते हो वहां अलग अलग विचारधाराओं के लोग हों तो बड़ी समस्या होती है, ठीक है। आप बड़े शहरों में जाते हैं, वहां पे जो लोग निवास करते हैं पड़ोसी को कोई नहीं जानता है, जिसे आप फ्लैट कल्चर बोलते हैं। बड़े बड़े माले बने हुए हैं फ्लैट के, उसमें पड़ोसी को कोई नहीं जानता। क्यों? क्योंकि अलग अलग संस्कृतियों के लोग अलग अलग जगह से आके बसे हैं और उनकी मान्यता, खान पान, बोलचाल सब अलग है। लेकिन आपकी ग्राम सभा, आपकी ग्राम सभा संस्कृति एक, पहनावा एक जैसा, बोलचाल एक जैसा, खान पान एक जैसा, एजुकेशन का जो भी पद्धति है वो भी समान है, तो आप में कोई अंतर नहीं है, आप बड़े प्यार से रह रही हैं, ठीक है ना। तो विचारधारा महत्वपूर्ण है। मैकाले का मानना है कि अगर विचारधारा हमारे जैसी हो गई तो हम तो सब कुछ पा लिए। तो उस विचारधारा पे चोट करने के लिए मैकाले ने कहा नहीं, अंग्रेजी शिक्षा पद्धति होनी चाहिए। और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या कहा? इसको अनुमोदित कर दिया कि जो शिक्षा पद्धति होगी वो अंग्रेजी की होगी। 1835 कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई विलियम बेंटिक द्वारा। चलिए, ये सामाजिक सुधार में आ जाइए। जब लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में सामाजिक सुधार की चर्चा होती है तो जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य जिसकी सबसे पहले चर्चा होती है वो है राजा राम मोहन की राय की जो शिक्षा है, ठीक, भारतीय शिक्षा तो है लेकिन ब्रिटिश शिक्षा भी है, ठीक ना। आप जब उस समाज में जाते हैं जिस समाज में स्त्री पुरुष समान हो, राजा राम मोहन राय का विचार बदला अनायास, ऐसे थोड़ी ना बदल गया। जब उन्होंने देखा कि इंग्लैंड में स्त्री पुरुष दोनों समान है, कोई भेदभाव नहीं, स्त्रियां भी अपने हिसाब से कार्य को करती हैं, और जब वो पद्धतियां देखकर वो वापस लौटे हैं और इस प्रथा की जब बात आई, क्योंकि उनके परिवार में भी ये हुआ, तो इससे वो बहुत आहत। यानी ब्रिटेन में स्त्रियों की जो स्थिति है वो भारत में क्यों नहीं, ठीक। जब आप इसका मंथन करने लगोगे तो आप ये प्रयास करोगे कि इसमें कुछ परिवर्तन हो।
और बंगाल में सती प्रथा का प्रचलन बहुत तीव्र है क्या? मृत पति के साथ पत्नी का देह त्याग देना। ठीक है, अब आप उस परिकल्पना कीजिए कि जलती हुई चिता में एक जिंदा स्त्री बैठी है। ठीक, आप उसकी पीड़ा ये दोनों की चर्चा कीजिए, पीड़ा और मनोभाव। पीड़ा है लेकिन पीड़ा कम हो गई, मनोभाव में वृद्धि है, उसका मनोभाव बढ़ा है। क्यों? क्योंकि उसने सोचा है अब जीवित रह के करेंगे क्या, जिसके साथ आए उसके साथ जाना है। ठीक, क्योंकि ये चीज धर्म से जोड़ दी गई। बात को समझिए, प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे, अगर वैदिक काल पढ़िए तो वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति पुरुषों के समान है, क्योंकि वो तर्क वितर्क कर रही हैं धर्म का पुरुषों के साथ बैठ के वैदिक काल में। लेकिन जब धर्म का काल आया, धर्म का प्रभाव आया और धर्म के नियम बने, तो स्त्रियों को पुरुषों से पीछे कर दिया गया, पुरुषों को प्रमुखता दे दी गई। और यही पद्धति आज भी चली आ रही है। आधुनिक समय में स्त्रियों की स्थिति पुरुषों के बराबर है और मौके भी मिल रहे हैं, अंतर ये हो गया। लेकिन अभी भी समाज में ये स्थिति है कि पुरुष ही श्रेष्ठ है। किसी परिवार में सत्ता पुत्र को मिलती है, पुत्री को क्यों नहीं? यहीं से देख लीजिए भेदभाव। जो व्यवस्था बनी है वो व्यवस्था यही बनी है कि पिता के पास सत्ता पुत्र को हस्तांतरित होगी, पुत्री को नहीं। लेकिन बहुत सी जनजातियां ऐसी हैं जहां माता के बाद पुत्री को सत्ता मिलती है, यानी वहां मात्र सत्तात्मक परिवार है। ठीक है, तो आप ये सोचिए ये पद्धतियां क्यों नहीं अपनाई गई? क्योंकि जब आप समाज के उस कल्चर को, संस्कृति को पढ़ेंगे, इसका एक निश्चित समय है परिवार में, एक निश्चित समय है, और इसका पूरा का पूरा समय, यह पूरा समय रहेगा परिवार के साथ, और वो पुत्री एक निश्चित समय के लिए परिवार के साथ रहेगी। पद्धतियां जो बनाई गई अनायास अनावश्यक नहीं बनाई गई। जो रहेगा पूर्ण काल के लिए सत्ता उसी को दी जाती है। जिसका रहना एक निश्चित काल के लिए हो, सत्ता आप उसे कैसे सौंप सकते हैं? ठीक है, जो भी पद्धतियां आपको पता है। तो स्थिति क्या हुई कि जब सती प्रथा को धर्म से जोड़ दिया गया तो स्थिति और भयावह हो गई, क्योंकि अब धर्म आ गया है और धर्म के विरुद्ध आप जा ही नहीं सकते। आज वर्तमान स्थिति में आप धर्म के विरुद्ध खड़े हो सकते हैं। ठीक है, आप धर्म की आलोचना भी कर सकते हैं। आप मंदिर में भी ना जाएं, मस्जिद में भी ना जाएं, गुरुद्वारे में भी ना जाएं, आपको कोई बोलने वाला नहीं है। लेकिन इस काल में संभव ही नहीं है। जो चीज धर्म के अधीन हो गया, समाज उसे बड़ी टेढ़ी निगाह से देख रहा है, और समाज भी तत्पर है कि नहीं करना है, क्योंकि धर्म कह रहा है। कहीं भी धर्म नहीं कह रहा है कि किसी स्त्री को अपने पति के साथ जलकर मर जाना चाहिए, कहीं भी नहीं कह रहा धर्म, और ना कोई धर्म, केवल हिंदू धर्म की बात है, किसी धर्म ने नहीं कहा। लेकिन व्यवस्था बना दी गई, क्योंकि ये क्या है? मान्यता है, ये मान्यता है। और फिर कहा गया धर्म की मान्यता है, यानी धर्म कह रहा है ये न्यायोचित है। धर्म कह रहा है ये न्यायोचित है और ये करना चाहिए, क्योंकि जिसके साथ तुम आई हो, जिससे तुम आश्रित हो, वो है ही नहीं, तो इस मतलब तुम्हारा कोई नहीं है, इसलिए अब तुमको चले जाना चाहिए। तर्क देखिए, तर्क जो दिए गए, उस तर्कों को राजा राम मोहन राय ने काटा और समाज में जागृति लाई। ठीक है, और इसमें सहयोग
लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया, उसका सहयोग। और 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया। ठीक, नर बने, कन्यावत की बात अभी बाद में। नर बने देवताओं को प्रसन्न करने के, और ये आदिवासी समाज में है, जनजातियों में, ठीक है ना, पढ़े लिखे समाज में नहीं है। जिन जातियों में या जिस वर्ग में इसकी व्यवस्था है, यानी इसकी मान्यता है, लोग करते हैं, ये वहां की बात है। यानी अपने देवता को प्रसन्न करने के लिए नरों की बलि दी जाती थी, उसको भी इसने क्या किया, प्रतिबंधित कर दिया, यानी उस पर भी रोक लगा दी। ये इसी से समय चल रहा है, 1829 से 30 का काल, कन्यावत। ठीक, चलिए, आधी आबादी आप लोग बैठी हैं, एक शब्द मैंने लिखा है कन्यावत के लिए। चलिए बताएं, आप लोग कितनी सहमत हैं इस शब्द से? चलिए अब बताइए। मैं 2025 की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, आप ये बात बिल्कुल मत करिए। आप वर्तमान समय की चर्चा मत कीजिए, आप उस काल की चर्चा कीजिए। कन्या का जन्म अभिशाप है, ये मान्यता है समाज की, क्योंकि कन्या को एक बोझ माना गया। बोझ, ऐसी वस्तु जिसको केवल ढोना है। बात को समझिए, वस्तु, आपके लिए शब्द प्रयोग हो रहा है वस्तु, यानी कन्या एक वस्तु जिसे जीवन भर ढोना है। जीवन भर का मतलब जब तक अपने पास है या विवाह कर दिया उसके बाद भी जीवन भर ढोना है, इसीलिए उसे कहा गया अभिशाप। ठीक है, यानी ऐसी वस्तु की आवश्यकता ही क्यों जिसे ढोना पड़े, इसीलिए उनको समाप्ति क्यों ना कर दिया जाए। ये प्रचलन आपके राजस्थान में अत्यधिक था, और आज भी न्यूज में आपको बहुत सारी घटनाएं मिल जाएंगी ऐसी। ठीक है, लेकिन आप इस मानसिकता को समझिए कि अगर इसे समाप्त कर दिया जाए, ये कहां से होगा? जो आपके यहाँ जनसंख्या में बहुत अंतर है ना, पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का, आप देखिएगा हर प्रदेश में, कुछ प्रदेश ऐसे हैं जैसे केरला में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से ज्यादा है, और एजुकेशन और दोनों मामलों में, ठीक है ना। तो कहने का मतलब होगा कि आप परिवार का निर्माण होगा कैसे, ये बड़ी समस्या है। ये जो समस्या आई, ये समस्या वर्तमान समय में भी है बेटा, कि जो पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या कम है। ये समस्या यहीं सबसे आई है, कहीं दूसरे जगह से नहीं आई है। और आज भी वर्तमान समय में ऐसे बहुत से पढ़ा लिखा समाज है, पढ़े लिखे लोग हैं जो इसको चाहते ही नहीं। और इतिहास में कहा गया, ये इतिहास में फैक्ट है, इतिहास में कहा गया कि स्त्री स्त्री की दुश्मन है, और सत्यता भी है, सत्यता भी है। ये जो कन्यावत का कॉन्सेप्ट आया, ये स्त्रियों की ही दिमाग की उपज है, क्योंकि उन्होंने पुरुषों के दिमाग में डाला कि इसका कोई काम नहीं है। एक माँ ने अपने बेटे के दिमाग में डाला कि इसकी जरूरत नहीं है, वंश को चलाना है। वंश चलाएगा कौन? पुरुष।
पुरुष की बात हो रही, वंश कौन चलाएगा? पुरुष। यहाँ मामला जो है वो वंश का है, समस्या सब कुछ यही है, वंश। क्योंकि ये माना ही नहीं जाता कि अगर कन्या है, उसकी संतान है तो आपका वंश चल रहा है ना, ये नहीं माना जाता। कन्या की जाति, अगर मैं पूछूं आपकी जाति है क्या, तो आप फटाक से बताओगे जो आपके पिता का है वही, लेकिन आपकी कोई जाति नहीं। सत्यता ये है, जो बातें हो रही है ना वंश की, यही चीजें हैं बेटा। एक स्त्री की जाति कब होती है? इसके उपरांत, क्योंकि उस स्त्री का जीवन या कन्या का जीवन यहां से प्रारंभ होता है। समाज शास्त्र को अगर आप पढ़ो और वैवाहिक पद्धतियां या आप जो भी संस्कृतियां हैं उसको पढ़िए, वहां पे ये चीजें आएंगी कि एक स्त्री की जाति तभी होती है जब उसका विवाह होता है, तभी जाति होती है। अभी तो हम उधारी में हैं, ठीक है ना। आप कह सकते हो कि ये पिता ने दे दिया और आगे चल के जिससे विवाह हुआ उसने दे दिया, आश्रित तो हुए ना। इसीलिए स्त्री को क्या, स्त्री को आश्रित बोला गया सोशियोलॉजी में, कि वो आश्रित है, पिता, पति और फिर पुत्र, तीनों पे आश्रित है। और यही चला आया जब व्यवस्थाएं बनाया, पुरुषों ने जब व्यवस्थाएं बनाई तो यही चला आया। उन्होंने क्या किया? स्त्रियों को आश्रित बना दिया। ये अलग बात है कि स्वतंत्रता के बाद एजुकेशन पॉलिसी में बदलाव हुआ और सब लोग आगे हो गए। तो ये हमेशा जानिए, शिक्षा जहां होगी वहां परिवर्तन होगा, समझ रहे हैं। राजा राम मोहन राय को आवश्यकता ही क्या थी इसमें पढ़ने की? क्योंकि इन्होंने उस एजुकेशन को देखा, उस संस्कृति को देखा जहां सब समान है, स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी है, वो भी अपना मत दे सकती हैं किसी भी कार्य के लिए। तो ऐसी पद्धति से लौटा हुआ व्यक्ति अपने समाज में वही परिवर्तन चाहता है कि स्त्रियों की स्थिति उच्च हो, उनकी भी मान्यता हो। धर्म क्या कहता है? इसके बिना कोई भी अनुष्ठान अधूरा है ही नहीं, होगा भी नहीं। पूरा नहीं है सर, पूरा नहीं है। अरे भाई पत्नी ही लिखे है ना, नहीं इसके बिना अनुष्ठान पूरा नहीं होता, अधूरा है। अरे अधूरा या पूरा, बात तो वही हो गई ना। ठीक, अधूरा, अरे जब अधूरा रहेगा तो पूरा कैसे होगा आप बताओ ना। ये महत्व को बताया गया। अगर आप हिंदू धर्म को पढ़ते हैं तो हिंदू धर्म में इसकी विशेष महत्व है, कन्याओं का विशेष महत्व है, ठीक। लेकिन उसी धर्म में व्यवस्था को देखिए बदल दिया गया और ये कहा गया कि ये मान्यता है, ये तुमको करना है। क्यों? क्योंकि जिससे तुम्हारा वजूद था वो वजूद ही समाप्त हो गया, यानी तुम समाप्त हो गए। आप इस चीज को सोचिए कि उसे क्या समझाया जा रहा है, जिससे तुम्हारा वजूद था, जब वो वजूद ही समाप्त हो गया तो इसका मतलब तुम भी समाप्त, तो तुम्हारे जीने का फायदा क्या? बताइए, जीने का क्या फायदा? इससे अच्छा तुम उसके साथ चले जाओ। और समाज में ऐसी स्त्री को बड़े सम्मान के साथ देखा जाता था जो इस कार्य को करती थी। तो राजा राम मोहन राय के सहयोग से उसने क्या किया? सती प्रथा का अंत कर दिया। बेटा समय बदलता है, ठीक है ना। कभी समय इनका था और आज समय आपका है, तो समय बदलता है। मैंने कहा ना
कि आप जिस समय पे चलते हो फिर उसी समय पे एक पहर में पहुंचते हो। ये जीवन का बहुत बड़ा सार है, ठीक है ना। ये आपका जीवन है। आप जैसी व्यवस्थाओं को बनाते हो वैसी व्यवस्थाओं पे पहुंच जाते हो, ठीक। ठगी का इस समय ठगों का बड़ा आतंक था। ठग समझ रही हैं आप? जो आपसे कुछ ना कुछ ठग ले जाए, आपकी कोई वस्तु लेकर चला जाए, ठीक है। इसके अंत के लिए उसने क्या किया? विशेष न्यायालय का गठन। न्यायालय जो है वो तो है, लेकिन विशेष न्यायालय उसने बनाया केवल ठगों के अंत के लिए। और कम से कम 1500 इन न्यायालयों द्वारा लगभग 1500 ठगों को मृत्यु दंड दिया गया, ठीक है। अन्य को सुधरने का अवसर दिया गया। जो अन्य थे, यानी जिन्होंने पहली बार या एक दो बार किया हो, ठीक, उनको सुधरने का भी अवसर दिया उसने। हिंदू उत्तराधिकार, एक महत्वपूर्ण चीज देखिएगा आप लोग, यहां मुस्लिम और ईसाई नहीं आया, मुस्लिम भी नहीं आया, ठीक है ना। अंग्रेजों ने हमेशा जो भी कार्य किया है वो अलग अलग तरीकों से किया है, सबको मर्ज नहीं किया, ठीक है। हिंदू उत्तराधिकार व्यवस्था में परिवर्तन। हिंदू उत्तराधिकार व्यवस्था क्या थी कि पिता के बाद पुत्र को संपत्ति मिलती थी। एक हो, दो हो, तीन हो से नहीं मतलब। पिता की मृत्यु के बाद संपत्तियां किसको मिलती थी? पुत्र को। लेकिन अगर किसी पुत्र ने धर्म बदल लिया तो क्या वो संपत्ति पाने का अधिकारी है? नहीं ना। बेंटिक ने क्या किया? ये परिवर्तन कर दिया, ये भी पा सकता है। अगर कोई पुत्र ने ईसाई धर्म अपना लिया तो नियम के अनुसार उसे संपत्ति से बेदखल कर दिया जाता था। विलियम बेंटिक ने इस व्यवस्था में परिवर्तन कर दिया कि अगर कोई धर्म बदल लेता है तो वो भी अपने पिता की संपत्ति का अधिकारी होगा। ये उसने व्यवस्था बदली, ठीक है। राजमार्गों का निर्माण, राजमार्गों का निर्माण उसने कराया, ठीक। उत्तर पश्चिम प्रांत, उत्तर प्रदेश, मतलब कृषि कार्य हेतु उसने नहरों की व्यवस्था कराई। नहरों की व्यवस्था उत्तर पश्चिम प्रांत यानी उत्तर प्रदेश वर्तमान का, उसमें उसने नहरों की व्यवस्था कराई, यानी नहरों द्वारा सिंचाई की व्यवस्था। गंगा नदी में हाथ से चलने वाले जहाजों को आगे किया उसने, यानी ये व्यवस्था बनाई कि गंगा नदी में भाप से चलने वाले जहाज चल सके यातायात के लिए, ठीक है। ये आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला है आपका लॉर्ड डलहौजी।
48 से 56, क्योंकि मंडे को आपका 1857 की क्रांति। ठीक, सुधार जो लाल डलहौजी में इंपॉर्टेंट है वो है जो मेन है इनका। लेकिन सुधारों में, सुधार में इसने क्या किया, बंगाल में लेफ्टिनेंट गवर्नरों की नियुक्ति। बंगाल का गवर्नर जनरल है, ठीक है, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के सभी जितने भी प्रांत है उसका प्रमुख माना गया। ये माना गया तो भारत का जो गवर्नर जनरल है उसको तो अब भारत में जितने क्षेत्र में कंपनी का साम्राज्य है सबको देखना है, तो वो बंगाल के कार्य को कैसे देखेगा। तो डलहौजी ने क्या किया, तो बंगाल में लेफ्टिनेंट गवर्नर का एक पद सृजित किया जो बंगाल के कार्यों को देखेगा। अब वो मुक्त हो गया, बंगाल के कार्य को देखने से वो मुक्त हो गया। अब वो भारत के विभिन्न हिस्सों में जहां जहां साम्राज्य है वो सब कुछ देख सकता था। ठीक, इसकी वजह से नॉन रेगुलेशन प्रणाली, नौ विजित प्रदेश, जो नए प्रदेश जीते गए, ठीक है, इनको क्या किया, चीफ कमिश्नरों के अधीन कर दिया। ऐसा नहीं था कि जो नए प्रदेश जीते गए वहां किसी को, यानी शासक के किसी संबंधी को शासन दे दिया हो, ऐसा उसने नहीं किया। उसने क्या किया, चीफ कमिश्नरों के अधीन कर दिया इन प्रदेशों को। ठीक है, चलिए, दक्षिण भारत का जो हिस्सा है, दक्षिण भारत का जो हिस्सा है यहाँ पे अंग्रेजों का प्रभुत्व तो स्थापित हो गया, लेकिन उत्तर और पश्चिम, पश्चिम और उत्तर, ये जो क्षेत्र है अब इस क्षेत्र में विस्तारित करना है। तो उसने क्या किया कि बंगाल में जो सेना था उस सेना को पश्चिम की तरफ ले गया। बंगाल में जो सैन्य शक्ति थी उसको वो पश्चिम की ओर ले गया, यानी जिधर जरूरत है, अब जिधर व्यवस्था बन गई उधर कोई जरूरत नहीं है। तो खाना कार्यालय, ठीक, प्रमुख केंद्र जो बंगाल में था उसे उसने मेरठ में हस्तांतरित कर दिया, क्योंकि अब जरूरत इस तरफ है, अब उधर जरूरत नहीं है। जरूरत के हिसाब से चीजों में परिवर्तन। तो उसने क्या किया कि तो खाना कार्यालय को बंगाल से मेरठ में कर दिया। सेना मुख्यालय, सेना मुख्यालय को बंगाल से शिमला हस्तांतरित कर दिया। देखिए, व्यवस्था जो बनाई गई वो व्यवस्था जरूरत के हिसाब से बनाई गई कि जैसी आवश्यकता हो उस हिसाब से ये व्यवस्था बनाई गई है। ठीक है ना। जो सबसे महत्वपूर्ण उसने कार्य किया, जिसका फायदा 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को मिला,
सेना में गोरखाओं की भर्ती, ठीक है, सेना में गोरखाओं की, आप इन्हें पहाड़ी भी कह सकते हैं, मूलतया नेपाल, नेपाली लोग। तो उसने क्या किया कि सेना में गोरखाओं की भर्ती की, सेना को और शक्तिशाली, क्योंकि गोरखा लड़ाका जाति मानी जाती थी। लड़ाका जाति मानी जाती थी, तो गोरखाओं की भर्ती की। रेल सुधार मतलब रेल का विस्तार करना या रेल को भारत में लाना, रेलवे का विकास। रेलवे में उसने क्या किया, पहली बार 1853 में थाना बोला जाता है, थाने बोला जाता है, थाना के बीच रेल लाइन बिछाई गई पहली बार भारत में, ठीक है, लगभग 23 मील लंबी, ठीक। रेलवे के महत्व को डलहौजी ने समझा है, ठीक है ना, और इसके बाद इसका विस्तार भी हुआ। रेलवे के विकास से लाभ क्या था कि सेना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से पहुंचाया जा सकता था, यानी सेना की मूवमेंट अब आसानी से हो सकती थी एक स्थान से, और जो वस्तुएं भेजी जानी है इंग्लैंड, उन्हें भी आसानी से बंदरगाहों तक पहुंचाया जा सकता है, ठीक। तो ये व्यवस्था बनाई। इसमें उसने ये भी सोचा कि जो अंग्रेज हैं, अंग्रेजों को ठेका देना, ये जो व्यवस्था बनाई उसने रेलवे के विकास की, इसमें जो ठेका दिया वो अंग्रेजों को दिया, ठीक। क्यों? क्योंकि अपने लोग कमाए, कोई दूसरा नहीं, ठीक है ना। विस्तारित हुआ तो और भी लोग आए, वो तो बात की बात है, लेकिन वर्तमान समय में देखिए, यानी उसने रेलवे के विकास में जो पद्धति बनाई, वो पद्धति यही थी कि इससे हम तीव्रता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। यानी अपनी व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए ये व्यवस्था बनाई गई। स्वतंत्रता में रेलवे की भूमिका जब ये आता है तो अलग चर्चा है, क्योंकि आप जब रेलवे में सफ़र करते हो तो आप अलग अलग क्षेत्रों के लोग होते हो और आप अलग अलग क्षेत्रों के जानकारी प्राप्त करते हो कि वहाँ क्या हुआ। तो जब रेलवे की भूमिका पढ़ी जाती है स्वतंत्रता आंदोलन में, तब उसकी चर्चा होती है। चलिए, तार विभाग, डाक और तार विभाग। चलिए, डाक विभाग में सुधार। आप कोई पत्र भेजते थे तो पत्र में जो शुल्क लिया जाता था वह दूरी के हिसाब से, कि आप कितनी दूरी पे पत्र को भेज रहे हैं, उसके हिसाब से शुल्क लगता था। यहीं से शुरू हुई टिकट व्यवस्था भारत में। डलहौजी ने टिकट व्यवस्था शुरू किया और टिकटों पे मूल्य था, ठीक है ना, ठीक। तो टिकट व्यवस्था की शुरुआत। तार विभाग, बातचीत के लिए तार विभाग, ठीक। इसका क्या फायदा है? सूचनाओं का आसानी से, यानी आप किसी सूचना को आसानी से दूसरी जगह पहुंचा सके, ठीक है। आज आप देखिए, आधुनिक समय में अगर आपके पास मोबाइल है, अगर नेटवर्क है तो आप डायल करती है, मिल गया। नेटवर्क नहीं है, समस्या है, लेकिन और चीज़ों में परिवर्तन हुआ, नई नई चीज़ें उसमें जुड़ गई।
पहले तो आप बात करते थे, अब जिससे बात कर रहे हैं उसे देख भी सकते हैं। ठीक, अंतर आया। तो आने वाले समय में इसमें और भी अंतर आएगा कि आपको ये प्रत्यक्ष लगेगा कि जिससे आप बात कर रहे हो आमने सामने बैठ के कर रहे हो। अंतर ये आएगा। ठीक है, तो जो व्यवस्था इसने बनाई उस व्यवस्था के द्वारा चीजों को आसानी से इधर से उधर पहुंचाने की व्यवस्था। लगता है समय ज्यादा हो गया क्या? अच्छा, वो भाई इसको तो बिना खत्म किए तो हम जाएंगे। 5 मिनट और दीजिए, 5 मिनट में मैं इसको कर देता हूँ। चलिए, PWD की स्थापना, सार्वजनिक निर्माण विभाग। आप में है, आपके यहाँ है PWD। ठीक है, PWD की स्थापना। खाली एक आपको एजुकेशन बता दें, शिक्षा, जिसमें आया गुड डिस्पैच। शिक्षा हो कैसी? विलियम बेंटिक के समय में आपने देखा शिक्षा हो कैसी। गुड डिस्पैच एजुकेशन में इसमें कहा गया कि जो लंदन विश्वविद्यालय है, लंदन विश्वविद्यालय, इसकी तर्ज पर विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। ठीक है, इसकी तर्ज पर, लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर विश्वविद्यालयों की स्थापना। लेकिन वो विश्वविद्यालय केवल प्रशासनिक कार्य करेंगे। परीक्षा ले सकते हैं, ठीक है, क्लासेस नहीं चलेंगे। यानी उसमें ये व्यवस्था बनाई, क्लासेस नहीं रहेगी, वो प्रशासनिक कार्य और परीक्षाएं लेगा। तो उसके लिए कॉलेजों को प्रोत्साहन दीजिए, कॉलेज और स्कूल, इनको प्रोत्साहित कीजिए एजुकेशन देने के लिए। ठीक, हाई स्कूल माध्यम बनाया गया प्रांतीय भाषा को, यानी जैसा प्रांत है, जहां की जैसी भाषा है, हाई स्कूल का माध्यम क्या होगा? वहां की प्रांतीय भाषा। ठीक, शिक्षक के लिए क्या कहा गया? गुड डिस्पैच पहली बार आया कि शिक्षकों को भी प्रशिक्षित होना चाहिए। आप जो बीएड बीटीसी की बात करते हो ना, ये प्रशिक्षण का एक दायरा है, एजुकेशन का हिस्सा है, लेकिन वो प्रशिक्षण है आपके लिए कि आप कैसे बच्चों के बीच में रहेंगे, ये प्रशिक्षण होता है। शिक्षक का भी प्रशिक्षित हो, यानी इसका भी प्रशिक्षण हो। तो प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की गई शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए कि आप बच्चों के बीच में कैसे रहेंगे। शिक्षा को पूर्णतया धर्मनिरपेक्ष रखा गया। शिक्षा को पूर्णतया धर्मनिरपेक्ष रखा गया, यानी इसमें धर्म का कोई दखल ना हो। प्राइवेट जो संस्थाएं थी, इन्हें विद्यालय खोलने के लिए सरकार की तरफ से अनुदान की व्यवस्था की है कि प्राइवेट संस्थाएं, सरकार उन्हें अनुदान देगी, वो शिक्षा के लिए विद्यालयों की स्थापना करें। ठीक है, शिक्षा कैसी चल रही है, उसकी व्यवस्था कैसी है, इन सबों को देखने के लिए एक शिक्षा निदेशक की स्थापना की गई, पद की, कि शिक्षा की पूरी व्यवस्था को यह देखेगा। ठीक है,